नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसका सब्जेक्ट है ट्रांसफर। और ट्रांसफर में भी थोड़ा हटके सब्जेक्ट है कि कई कर्मचारियों का विजिलेंस ग्राउंड पर या विजिलेंस की रिकमेंडेशन के ऊपर इंटर डिवीजन या इंटर रेलवे यानी किसी और डिवीजन या किसी और रेलवे में ट्रांसफर किया जाता है ड्यू टू इन्वॉल्व इन विजिलेंस रिलेटेड मैटर में। तो ऐसे मामले में यदि किसी कर्मचारी का विजिलेंस ग्राउंड पे किसी दूसरी रेलवे में या डिवीजन में ट्रांसफर हो जाता है तो वापस अपने पेरेंट डिवीजन में आने के क्या नियम है उसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने कुछ लेटर निकाले हैं। मुझे अच्छा लगा ये सब्जेक्ट कि ये भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इस तरह के मामले कई डिवीजन में होते हैं और डील करने वालों को कई बार नहीं मालूम होता है। मैंने सोचा आज इसी के ऊपर बात करें। तो सबसे पहले रेलवे बोर्ड ने इसका ऊपर एक जो बात कही थी वो है 23 अक्टूबर 2006 में एक लेटर निकाला था जिसका सब्जेक्ट था इंटर रेलवे इंटर डिवीजन ट्रांसफर ऑफ कमर्शियल स्टाफ। कमर्शियल स्टाफ में सबसे ज्यादा विजिलेंस ग्राउंड पे ट्रांसफर होते हैं। तो उसमें जो लेटर में बात की पहले पैराग्राफ में कि उस वक्त जो लेटर था उन्होंने 1981 का रेफरेंस का लेटर की बात की है। बोर्ड का सीआरबी का डीओ लेटर था जिसमें कहा गया था चेकिंग स्टाफ सस्पेक्टेड टू बी इंडल्जिंग इन माल प्रैक्टिस शुड एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी बी इनवॉल्व बी ट्रांसफर ऑन इंटर डिवीजन इंटर zonal basis as a measure of campaign against the rampant social evil and if such of them are fully exonerate or impose only a minor penalty of censure on the conclusion of disciplinary action may be transferred back on review by GM on request made by the staff person। यानी उस वक्त ये बात थी कि जो भी कर्मचारी इस तरह की माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे उन लोगों को बाहर किसी भी डिवीजन या जोन में ट्रांसफर कर देना चाहिए और अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग खत्म होती है समाप्त होती है और अगर डीआर प्रोसीडिंग के बाद उसको फुल्ली एक्सोनेट किया जाता है यानी दोष मुक्त साबित किया जाता है या सिर्फ सेंसर यानी एनआईपी नंबर 1 अगर पेनल्टी इश्यू होती है तो ऐसे मामले में दोबारा उनको ट्रांसफर बैक अपने पेरेंट डिवीजन में आने का मौका मिलेगा। सब्जेक्ट टू कंडीशन थी जीएम का उसमें अप्रूवल लगेगा, जीएम पर्सनली इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद फिर 2003 में कुछ डिवीजन, चूंकि जैसे आपको मालूम है कि 1/4/2003 से कई डिवीजन नए बने, जोन नए बने, चेंज हुआ जुरिक्शन, तो उसमें कई लोग इसकी वजह से कई लोगों का जो वापस भी आए वो दूसरी जो है डिवीजन दूसरा जोन हो गया। आने के बाद भी जोन दूसरा हो गया तो उसमें यूनियन ने कुछ आइटम लिया और उसमें फिर कहा गया है कि ठीक है आप जो है दोबारा आ सकते हैं अपने पेरेंट डिवीजन में, पेरेंट रेलवे में। और उसमें एक कंडीशन डाली थी द रिक्वेस्ट विल बी कंसिडर ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मिनिमम ऑफ 6 years सर्विस बाय द कंसर्न स्टाफ इन एग्जिस्टिंग डिवीजन। अगर वापस आना है तो मिनिमम 6 साल की सर्विस रखी गई थी 2006 में, थोड़ा सा इनकम्प्लीट टाइप का था जिसको अभी दोबारा रेलवे बोर्ड ने बड़ा अच्छा से निकाला है। तो ये 2006 का लेटर है। उसके बाद 2016 में मामला, चूंकि इसमें से कमर्शियल स्टाफ की बात की थी तो कई लोगों ने डाउट रेज किए कि क्या सिर्फ कमर्शियल स्टाफ की बात थी। तो 2016 में रेलवे बोर्ड ने लेटर निकाला है कि द मैटर हैज बीन रिव्यूड बाय बोर्ड, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस कंटेन बोर्ड्स लेटर रेफर्ड अबव शैल अप्लाई टू स्टाफ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। यानी 2006 में जो बात कमर्शियल डिपार्टमेंट की बात की थी उसमें कहा कि ये सभी डिपार्टमेंट के ऊपर लागू होगा और इस तरह के मामले में रिक्वेस्ट जो होंगे वो जीएम साहब ही करेंगे, जनरल मैनेजर साहब की पर्सनल विचार करने के बाद, कंसिडरेशन के बाद भी ये डिसाइड होगा। ये रेलवे बोर्ड की पुरानी पॉलिसी थी, इसको रेलवे बोर्ड ने अभी रिवाइज करके बिल्कुल अच्छा स्पेसिफिक बता दिया है जो मुझे लगा कि जानकारी होनी चाहिए। तो ये रेलवे बोर्ड ने लेटर निकाला है 158/2019, 25 सितंबर 19 का लेटर है। पोस्टिंग सब्जेक्ट है पोस्टिंग ऑफ स्टाफ ट्रांसफर विजिलेंस ग्राउंड बैक टू देयर ओरिजिनल रेलवे डिवीजन। यानी जिन कर्मचारियों का विजिलेंस ग्राउंड पर किसी और रेलवे और किसी डिवीजन में ट्रांसफर किया है वो वापस अपने रेलवे या डिवीजन में आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या नियम है। द इश्यू ऑफ रिपार्टीशन ऑफ delinquent railway staff transferred to other railway division on vigilance/disciplinary ground back to their parent railway has been engaging the attention of boards for some time। इसका मैंने हिंदी में भी अनुवाद किया था कि लोगों को अच्छा लगेगा। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि सतर्कता आधार पर स्थानांतरित कर्मचारियों को उनके मूल रेलवे डिवीजन में पुनः नियुक्ति, सतर्कता अनुशासन आधार पर अन्य रेलवे डिवीजन में स्थानांतरित दोषी रेलवे कर्मचारी को उनकी मूल रेलवे डिवीजन में वापस नियुक्ति करने का मामला कुछ समय से रेलवे के ध्यान में है और इस विषय में रेलवे बोर्ड के सतर्कता निर्देशालय के साथ विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। रेलवे बोर्ड के पत्र जो है 23/10/2006 की पूर्ववर्ती निर्देशों के
स्थान पर निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं। यानी अब उन्होंने The matter has been examined in details in consultation with the Vigilance Directorate of the Relay Board and in supersession of supersession की से पहले ही बताया कि जब सुपरसेशन की बात आती है तब आप 2006 का या उससे कोई भी पहले का लेटर नहीं देखना, आपको ये सिर्फ यही लेटर को फॉलो करना है। और गाइडलाइंस इश्यू किया है अलग अलग कंडीशन में। पहला कंडीशन है केसेस अल्टीमेटली कल्मिनेटिंग इन एक्सोनेशन, यानी जिसमें पूरा कर्मचारी को दोष मुक्त करार दिया गया है, यानी वो पूरा डीआर से फ्री हो गया है, कोई भी चार्जेस नहीं लगा है, चार्जेस ड्रॉप हो गए हैं। ऐसे मामले में कहा है रिक्वेस्ट, यदि कर्मचारी रिक्वेस्ट करता है इफ एनी रिसीव फ्रॉम द कंसर्न स्टाफ फॉर पोस्टिंग बैक टू ओरिजिनल parent railway division may be considered by the general manager at any time after closure of DR proceedings. In other words, no minimum time of the applicant's stay in foreign service division would be applicable. यानी कोई कर्मचारी है उसको विजिलेंस ग्राउंड पे किसी और रेलवे और डिवीजन में भेजा गया है और वहां पे डीआर प्रोसीडिंग्स के बाद अगर मामला दोष रहित साबित होकर उसको पूरा केस को क्लोज कर दिया जाता है तो वो विदाउट मिनिमम टाइम, जो पहले 2006 में 6 साल का टाइम दिया था उसको हटाते हुए कहा कि दोष रहित होने के मामले में जैसे ही उसका डीआर केस क्लोज होता है, चार्जेस ड्रॉप होते हैं, इमीडिएटली वो जो है अप्लाई कर सकता है वापस अपने पेरेंट रेलवे में पेरेंट डिवीजन में जाने के लिए। लेकिन मामला जो है जीएम के पास ही जाएगा, जीएम ही इस मामले में विचार करके आदेश करेंगे उसको लेना है कि नहीं लेना है। दूसरा मामला है, इसको जरा इंग्लिश हिंदी में पढ़ा देता हूँ, हिंदी में जो लोग हैं हमारे, जिन मामलों में अंततः अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया हो, ऐसे कर्मचारी द्वारा मूल पेरेंट रेलवे डिवीजन में पुनः नियुक्ति हेतु यदि कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो संबंधित महाप्रबंधक द्वारा डीआर कार्यवाही के समाप्त होने के बाद कभी भी विचार किया जा सकता है, अर्थात विदेशी रेलवे यानी जो फॉरेन रेलवे है डिवीजन में न्यूनतम कार्यकाल की कोई अनिवार्यता नहीं होगी, ये कहा गया इसके अंदर। दूसरा पॉइंट है केसेस अल्टीमेटली कल्मिनेटिंग इन इम्पोजिंग ऑफ माइनर पेनल्टी, तो डीआर केस चला है कर्मचारी का ट्रांसफर होने के बाद और जो डीआर समाप्ति के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीआर प्रोसीडिंग इफ देयर इज ए माइनर पेनल्टी इज इश्यूड टू रेलवे एम्प्लॉय, यानी कर्मचारी को अगर माइनर पेनल्टी यानी 1 से लेके 4 तक हमारी माइनर पेनल्टी होती है वो कोई भी दी जाती है, तो उसमें कहा गया है कि यदि कर्मचारी रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट इफ एनी रिसीव फ्रॉम द कंसर्न स्टाफ फॉर पोस्टिंग बैक टू द ओरिजिनल railway parent railway or division may be considered by the general manager only after a lapse of 3 years beyond the date of completion of the period of punishment. जिन मामलों में लघु दंड माइनर पेनल्टी लगाया गया हो, ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी द्वारा मूल रेलवे डिवीजन में पुनः नियुक्ति हेतु किया गया अनुरोध दंड की अवधि पूर्ण होने के 3 वर्ष के बाद ही महाप्रबंधक द्वारा विचारार्थ दिया जा सकता है। यानी जिन कर्मचारी को माइनर पेनल्टी दी गई है, यानी 1 से 4 तक माइनर पेनल्टी दी गई है, तो जब भी पेनल्टी पूरी होगी, माइनर पेनल्टी में 3 साल का इंक्रीमेंट बंद होता है, रिडक्शन होता है, जो पेनल्टी दी है इवन पास की भी दी है, तो पूरी पेनल्टी खत्म होने के बाद फिर जीएम द्वारा उस मामले में विचार किया जाता है। लेकिन वो पेनल्टी खत्म होने के 3 वर्ष बाद, 3 आफ्टर द lapse of 3 years, his case can be considered by the general manager. अगला है केसेस अल्टीमेटली कल्मिनेटिंग इन इम्पोजिशन ऑफ मेजर पेनल्टी। अगर मामला डीआर प्रोसीडिंग के बाद कर्मचारी के ऊपर कोई भी एक मेजर पेनल्टी दी जाती है, यानी कि जो हमारा रूल 6 में पेनल्टी नंबर 5 है रिडक्शन, चाहे वो 2 महीने का ही दिया हुआ 2 स्टेज, तो भी अगर मेजर पेनल्टी दिया गया है तो फिर इसके मामले में क्या करना है बताया गया है। रिक्वेस्ट इफ एनी रिसीव फ्रॉम द कंसर्न स्टाफ फॉर a posting back to original parent railway division may only be considered by the general manager after a lapse of at least 6 years beyond the date of completion of the period of punishment. जिन मामलों में मेजर पेनल्टी लगाया गया हो, ऐसे कर्मचारी के अनुरोध को मूल रेलवे डिवीजन में पुनः नियुक्ति हेतु तभी विचार किया जाएगा जब दंड की अवधि पूर्ण होने के कम से कम 6 वर्ष बीत चुके हैं। इसमें मेजर पेनल्टी जहां लगाई गई है तो वहां ये कहा गया है कि जब भी मेजर पेनल्टी लगाने के बाद पेनल्टी पूरी होती है उसके 6 साल के बाद जीएम साहब जो हैं उस पर विचार कर सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं, इसमें लिखा नहीं है लेकिन आता है कि लोगों को जब विजिलेंस ग्राउंड पे ट्रांसफर किया जाता है तो जो भी ग्रेड में काम कर रहे हैं, चाहे
डीआर कोटा हो या प्रमोशनल कोटा हो, उसको सेम ग्रेड में ही ट्रांसफर किया जाता है, जो सिर्फ विजिलेंस ग्राउंड पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे बहुत रेयर होता है। विद सीनियरिटी वो जाएगा जहां भी उसका ट्रांसफर होता है। जो इंटरमीडिएट ग्रेड है उसमें भी उसको भेजा जा सकता है, विजिलेंस ग्राउंड पे ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन जब वापस आएगा उसके लिए हालांकि कहा नहीं गया है, तो मेरा इसमें इंटरप्रिटेशन है कि जब वापस आने की जब बात कही है, तो वापस आने में जो हमारे ऑन रिक्वेस्ट के रूल है वो लगेंगे। यानी कि अब वो मान लीजिए कोई ओएस का ट्रांसफर किया गया है, या कोई कमर्शियल स्टाफ का कोई लेवल 7 है, लेवल 8 में बंदा गया हुआ है, वापस जब आना चाहेगा तो वो डीआर कोटा के अगेंस्ट में ही आएगा। एक तो पहली बात ये हो जाएगी जो मुझे समझ में आ रहा है। दूसरी बात ये आएगी कि जब ऑन रिक्वेस्ट लगाएगा वापस आने में, तो उसकी प्रायोरिटी काफी पीछे हो जाएगी। तो प्रायोरिटी के हिसाब से पहले तो लगाने के लिए जो कंडीशन है 3 साल 6 साल वो लगेगी पहले, उसके बाद फिर जब नंबर आते हो तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन मेरा इसमें एक सजेशन है जो शायद हो सकता है कि इसमें चूंकि एक आउट ऑफ टर्न का प्रोविजन होता है हमारे, वो जनरली जीएम या एजीएम के द्वारा होता है। तो अगर कोई आना चाहे तो सीधा आउट ऑफ टर्न का ही जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट डाले उसमें, तो वो आउट ऑफ टर्न की रिक्वेस्ट डाले, ताकि जीएम साहब अगर पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं मामला तो साथ में आउट ऑफ टर्न के लिए, ताकि उसको जो वेटिंग लिस्ट जो है हमारी ऑन रिक्वेस्ट की वो ना लगे। सीधा अगर कंसीडर करना चाहे जीएम साहब तो साथ में दोनों बातें ही कंसीडर हो जाए, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर भी और साथ में आउट ऑफ टर्न भी, अगर जीएम साहब को लगता है तो इसमें दो बातें मुझे बोले थे एक्स्ट्रा। कि पहला तो जो वापस आएगा वो डीआर कोटा की जहां वैकेंसी होगी निचले ग्रेड में, जिस भी ग्रेड में बंदा गया है वहीं आएगा। इंटरमीडिएट ग्रेड में गया तो था लेकिन वापस इंटरमीडिएट ग्रेड में नहीं आ पाएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट कहा गया है, इन रेस्पेक्ट ऑफ केसेस कवर्ड अंडर पैरा 2 एंड 3। पैरा 2 एंड 3 में माइनर पेनल्टी और मेजर की बात की, ये पहला में एक्सनोट ये नहीं है। नंबर 2 एंड 3 जहां माइनर या मेजर पेनल्टी दी गई है उसमें कहा गया है कि पोस्टिंग बैट एट प्रिसाइसली द ऑफिस प्लेस स्टेशन एट विच the authority had been originally committed detected by vigilance is not to be allowed। यानी जिन कर्मचारी को विजिलेंस ग्राउंड पे ट्रांसफर किया गया था और विजिलेंस ग्राउंड पे ट्रांसफर करने के बाद डीआर प्रोसीडिंग के बाद अगर माइनर या मेजर पेनल्टी दी गई है, तो जिस स्टेशन या जिस ऑफिस में वो काम करता था जहां विजिलेंस ने उसकी गलती पकड़ी थी, उस स्टेशन में उसकी वहां दोबारा नियुक्ति नहीं की जाएगी। लेकिन अगर पहला मामला यानी एक्सोनरेट कर दिया गया उसको, तो वहां कर सकते हैं। लेकिन माइनर या मेजर पेनल्टी दी गई है तो उस ऑफिस में, उस स्टेशन में, उस ऑफिस में दोबारा उसकी पोस्टिंग अलाउ नहीं है। इसको यार हिंदी में मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उपयुक्त बिंदी 2 और 3 के अंतर्गत आने वाले मामलों में उस कार्यालय स्थान स्टेशन में पुनः नियुक्ति नहीं दी जाएगी जहां पर मूल रूप से अनियमितता हुई थी या सतर्कता द्वारा पकड़ी गई थी। ये इसका हिंदी अनुवाद है। पांचवा पॉइंट है, रिक्वेस्ट फॉर ए पोस्टिंग बैक टू ओरिजिनल रेलवे डिवीजन शैल नॉट बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ एम्प्लॉय फाइलिंग इन द कैटेगरी ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर, those against whom offences have been lodged repeatedly, and or employees against whom vigilance related matter are pending at the time of consideration of request। इसको हिंदी में पहले पढ़ लेता हूँ। जिन कर्मचारियों के विरुद्ध बार बार अपराध दर्ज किए जाते हैं, अर्थात आतंक दोषी या जिनके विरुद्ध अन्य सतर्कता मामले लंबित हैं, उनके मामलों में भी मूल रेलवे डिवीजन में पुनः नियुक्ति हेतु किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो एक तो मैं बता दूं कि नॉर्मली विजिलेंस ग्राउंड पे ट्रांसफर उन्हीं लोगों का आता है जिनके ऊपर जो हैबिचुअल जो होते हैं अफेंडर्स होते हैं। जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है कि किसी का एक ही मामला बना हो उसका जनरली ट्रांसफर किया, ऐसा जनरली नहीं होता है। जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो बार बार हैबिचुअल अफेंडर्स होते हैं उन्हीं का ही ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर किसी का कर दिया है तो ठीक है। तो जनरली रेलवे बोर्ड ने ये भी साथ में डाल दिया है कि हैबिचुअल ऑफेंडर यानी जो बार बार गलती करे जा, बार बार जिनका विजिलेंस वाले केस उठाए जा रहे हैं, बार बार केस बनाए जा रहे हैं, वो सुधर नहीं रहे, ऐसे आदमी का केस विचार नहीं किया जाएगा। यानी जनरली तो मेरा मानना है कि ऑफेंडर्स का ही विजिलेंस ग्राउंड ट्रांसफर होता है। और साथ में जब किसी की मान लीजिए केस क्लोज हो गया है या माइनर मेजर पेनल्टी दिया गया है, 3 साल 6 साल बाद वो रिक्वेस्ट कर रहा है, उस वक्त उसका कोई विजिलेंस केस चल रहा है, मामला पेंडिंग है, तो भी उसके मामले में विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये भी हो गया है कि जब भी कोई बंदा 6 साल 3 साल या एक्सनोट के मामले में जो रिक्वेस्ट करेगा तो विजिलेंस क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि कहीं उसका विजिलेंस केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो फिर उस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उसको वापिस बैक किया जाएगा। क्योंकि पांचवा पॉइंट के हिसाब से अगर विजिलेंस मामला पेंडिंग है, विजिलेंस मामला पेंडिंग होना और डीआर पेंडिंग होने में अंतर होता है। डीआर पेंडिंग का मतलब होता है किसी इंसान की चार्जशीट हमने दे चुके हैं,
और प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, एनआईपी इश्यू नहीं की गई। विजिलेंस मामला पेंडिंग होने का मामला ये होता है कि कोई भी कर्मचारी का मामला विजिलेंस ने उठाया है और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, चार्जशीट इश्यू नहीं होती है, तो विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है या नहीं है ये सिर्फ विजिलेंस वाले ही बताएंगे। जो जनरली हम रेजिग्नेशन के केस में, टेक्निकल रेजिग्नेशन है, वॉलंटरी रिटायरमेंट की जो रूल है हमारे, उसके हिसाब से इवन एक्स इंडिया लीव, पासपोर्ट के मामले, इन मामलों में भी हम विजिलेंस क्लियरेंस लेते हैं ताकि कोई विजिलेंस केस पेंडिंग है कि नहीं। तो विजिलेंस पेंडिंग होना और डीआर पेंडिंग होना दोनों में अंतर है। तो इसके बाद तीसरा पॉइंट बता देता हूँ। पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव प्रोविजन शैल बी एक्सरसाइज बाय द जीएम, जनरल मैनेजर ऑफ द कंसर्न जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट पर्सनली एंड शैल नॉट बी डेलीगेट फर्दर। उपरोक्त प्रावधानों से संबंधित अधिकार केवल संबंधित जोनल रेलवे उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किए जाएंगे और आगे प्रत्यायोजित नहीं किए जाएंगे। यानी जो मामला, जैसे भी इसमें बार बार लिखा हुआ हर लेटर में कि जो कंसिडरेशन होगा वापिस पेरेंट रेलवे डिवीजन में लाने का, जो रिक्वेस्ट एम्प्लॉय करेगा उस रिक्वेस्ट को पर विचार सिर्फ जनरल मैनेजर, जो भी कंसर्न रेलवे या प्रोडक्शन यूनिट के जनरल मैनेजर होंगे, महाप्रबंधक होंगे, सिर्फ वही विचार करेंगे, वो फर्दर पावर डेलीगेट नहीं कर सकते। तो जीएम द्वारा ही मामले पे विचार किया जाएगा। तो ये इसी के साथ ही मैं समझता हूँ वीडियो आज का समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें, और इस तरह के अलग अलग सब्जेक्ट पे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लाइक और शेयर भी करते रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेलवे के नियमों की जानकारी होते रहे। वीडियो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।